हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट आवर हेरिटेज का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम कम्युनलिज्म टू द पार्टीशन, इसका पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी पहले देख लीजिए। द कम्युनल डिवाइन इन December 1918, Congress and Muslim League members met at Delhi. A call was given to strengthen the demands of the League with regard to the Caliph. Gandhi attended as a Congress leader and Muhammad Ali Jinnah and Wahazib Hasan came to the meeting as leaders of the Muslim League. Gandhi, who believed in Hindu-Muslim unity, formed cordial relation with Muslim League leaders. Gandhi raised his voice for the Khilafat movement from 1919, the same year when Montague Chelmsford reforms ignored the issue of Hindu and Muslim representation in equal ratio. The leaders lost faith in constitutional politics. Various Muslim organizations raised the cry that Islam was endangered by the defeat of Turkey. These incidents led to a change in the League leadership. December 1918 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेंबर्स दिल्ली में मिले। मुस्लिम लीग के डिमांड को मजबूती देने के लिए मुस्लिम्स के जो सरदार होते थे, खलीफा होते थे, उनको बुलाया गया। और इस दिल्ली के कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और वहाजिब हसन खड़े हुए थे। मैंने ये लोग एक दूसरे से मिलने गए थे। गांधी जी कांग्रेस के लीडर बनकर और मोहम्मद अली जिन्ना और वहाजिब हसन मुस्लिम लीग के लीडर बनकर इस दिल्ली वाले मीटिंग को अटेंड किए थे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम की एकता पे विश्वास करते थे। गांधी जी ने 1919 को खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया था और उसी साल मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ने एक हिंदू मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के इक्वल रेशियो के ऊपर एक रिफॉर्म लेकर आए थे। वो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू और मुस्लिम की बराबरी की भागीदारी होगी, वो लोग इक्वली जो है शासन कर पाएंगे अपने देश में। इसको लेकर कुछ एक सुधार लाए थे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस आवाज उठा रहे थे कि टर्की के खत्म होने के साथ ही इस्लाम को एक डेंजर हो गया है। इस चीज को लेकर मुस्लिम्स आवाज उठा रहे थे। मुस्लिम की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो लोग आवाज उठा रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि वो लोग भीड़ को अपनी तरफ कर लें और इसकी वजह से लीग, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसकी लीडरशिप यानी नेताओं की इसमें जो है चेंजेस आ गए। नेता थोड़े बदल गए। The moderates were replaced by the ulema and the Ali brothers who were influenced by them. To extend Congress influence among the Muslims, Gandhi announced the Khilafat problem to be one of the chief agendas of non-violent non-cooperation movement. The Central Khilafat Committee accepted Gandhi's proposal in 1920. Gandhi and the Khilafatists together advocated non-cooperation against the British. अब जो उलेमास थे उनकी जगह पर अली ब्रदर्स आ गए थे और ये जो उलेमास थे ये लोग मॉडरेट विचारों के थे, यानी ये लोग नरम विचार वाले थे। मुस्लिम्स के अंदर कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया कि खिलाफत का जो आंदोलन हो रहा है, जो समस्या है वहाँ की, वो नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एजेंडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी थी, जो खिलाफत मूवमेंट को चला रही थी, उसे गांधी जी की इस प्रपोजल को 1920 में एक्सेप्ट भी कर लिया था। गांधी और जो खिलाफतिस्ट थे वो सभी एक आपस में मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। The non-cooperation movement was withdrawn in 1922. The Khilafat movement too was on the wane. The Khilafatist leaders were not wholly in favor of Gandhi's non-violent policy. They tried to use Gandhi's mass appeal to reach the masses. A religious fervor had entered Islamic movements with the presence of the ulema and by the use of religious symbols. Violent incidents started occurring in the Khilafat movement. Hindu-Muslim unity was affected by the riots of 1922 to 23. The post was abolished in 1924. Khilafat movement lost its tempo, but the religious fervor that was created left its mark on the programs of the League. Hindu extremist revival movement was spreading parallelly. Extremist Hindu nationalist organization like the Hindu Mahasabha gained in power. They formed deep relations with the Congress. The activities of conservative leaders like Madan Mohan Malviya further distanced the Muslim community from the Congress. At the same time, leaders like Muhammad Ali, who spoke of communal unity, were cornered within the League. 1922 में non-cooperation movement को खत्म कर दिया गया। खिलाफत मूवमेंट भी बेकार ही चला गया। जो खिलाफत लीडर्स थे, खिलाफत मूवमेंट को जो चला रहे थे, वो लोग पूरी तरह से गांधी जी के नॉन वायलेंट पॉलिसी के फेवर में नहीं थे।
मतलब वो लोग चाहते थे कि वो लोग वायलेंट का सहारा ले, हिंसा का सहारा ले, ताकि वो लोग अपनी मूवमेंट को जीत जाए अंग्रेजों से। वो कोशिश कर रहे थे कि गांधी के जो मास अपील है उसे वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और यहाँ भी वही चीज होती है, इस मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में भी उलेमास के द्वारा जो है रिलीजियस सिंबल्स का यूज किया जाना शुरू हो जाता है, और खिलाफत मूवमेंट में कुछ वायलेंट भी आ जाता है, वायलेंट इंसिडेंट हो जाते हैं खिलाफत मूवमेंट के दौरान। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी एक अफेक्ट हो जाती है 1922 से 23 के एक रियॉट के द्वारा। खलीफा का जो पद था उसे 1924 को खत्म कर दिया जाता है। खिलाफत मूवमेंट इस तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन जो रिलीजियस फर्वर था, जो कि इस मूवमेंट के दौरान जो बन गया था, उसने मुस्लिम लीग के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ दी। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट रिवाइवल मूवमेंट्स भी चलाए जा रहे थे इंडिया में। जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे उन्होंने अपने नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जैसे कि हिंदू महासभा उस टाइम पावर में आई। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कांग्रेस के साथ बहुत ही डीप रिलेशन था। और इसी टाइम में मोहम्मद अली, जो कि कम्युनल यूनिटी के बारे में बात करते थे, वो मुस्लिम लीग की तरफ हो जाते हैं। स्वराजिस्ट लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू फेल्ड टू वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंडर प्रेशर फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। Muhammad Ali Jinnah was keen for talks with the Swarajists. In 1926, Congress did not have any Muslim candidates from Bengal and Punjab. Thus, leaders like Shaukat Ali, who were in favor of communal harmony, were disappointed at the rise of Hindu extremism. Its effect was seen in limited Muslim participation in the civil disobedience movement. This tendency of the Muslims to stay away from nationalist movement is known as communalism. A close watch would reveal that even in 1930, there were varying positions among the Muslims. Therefore, it is a historical mistake to identify and position it as Muslim communalism. स्वराजिस्ट लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का प्रेशर था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि वो स्वराजिस्ट से बात करें। 1926 में कांग्रेस के अंदर बंगाल और पंजाब से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं बचा था। इसीलिए शौकत अली के जैसे नेता, जो कि कम्युनल हार्मनी चाहते थे, जो कि चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करे और एक साथ मिलकर रहे, वो लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे हिंदू एक्सट्रीमिज्म से। और इसका असर ये होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स की जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो बहुत ही कम हो जाती है। और मुस्लिम्स की ये जो टेंडेंसी है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट से अलग रहना, उसे ही कम्युनलिज्म का नाम दिया गया था, उसे ही कम्युनलिज्म कहा गया था। 1930 में भी मुस्लिम्स के अंदर जो पोजीशनिंग थी वो बहुत ही अलग अलग तरह की थी। ये ऐतिहासिक गलती थी जिसकी वजह से ये मुस्लिम कम्युनलिज्म आई। द टू नेशन थ्योरी played an important role in severing community ties during 1930s. The 1930 Muhammad Iqbal, president of Muslim League, and Cambridge student Chaudhry Rahmat Ali, the proposal of a separate land for the Muslims comprising Punjab, Northwest Frontier Province, Balochistan, and Kashmir. Rahmat Ali vaguely mentioned Pakistan. In 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald announced the communal divide. The British policy of divide and rule was reflected in the announcement. On the strength of this announcement, each minority community was allotted certain seats in the assembly. The seats were to be distributed to separate communities. Congress was opposed to such a separate electoral college, since this instigates communalism instead of nationalism. Congress was worried that general interest would be replaced by community interest. 1930s से हम देखते हैं कि मोहम्मद इकबाल जो कि मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, और एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट चौधरी रहमत अली, इन दोनों ने मिलकर प्रपोजल लाया कि मुस्लिम्स एक अलग कम्युनल है, एक अलग रिलीजियन है, जिसके लिए कि इसे एक अलग हिस्सा जमीन का मिलना चाहिए। और ये लोग डिमांड कर रहे थे कि पंजाब और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है, और बलूचिस्तान और कश्मीर, ये सबको मिलाकर एक अलग कंट्री बना दिया जाए, जिसमें कि इन मुस्लिम्स को रहने के लिए परमिशन दिया जाए। और रहमत अली ने इसका नाम दिया था पाकिस्तान, कि ये जो नया कंट्री बनेगा इसका नाम होगा पाकिस्तान, जिसमें कि सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे। 1932 में ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा की कि कम्युनल डिवाइड हो जाएगा, यानी हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे। और ब्रिटिश की वो जो डिवाइड और रूल की पॉलिसी थी, वो इस चीज में हमें देखने को मिली
कि किस तरह से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता को वो लोग खत्म कर दें, और उन लोगों ने इस चीज को कर भी दिया आगे चलकर। इस अनाउंसमेंट के बाद ही हर माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ सीट्स दिए गए असेंबली में, और ये सीट्स इस तरह से दिए गए कि ये जो कम्युनिटीज हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाए। कांग्रेस को नहीं पसंद था कि इस तरह से कम्युनलिज्म के ऊपर जो है इन लोगों को बांटा जाए, और इनकी जो सीट्स है इनको बांटा जाए कि ये मुस्लिम है तो इसे इतनी सीट मिलनी चाहिए, ये हिंदू है तो इसे इतनी सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था। तो इस तरह से अब इंडिया में नेशनलिज्म कम्युनलिज्म का रूप ले लेता है, और कांग्रेस इस चीज को लेकर अब चिंता में थी कि मामूली सी जरूरत को भी पूरा करने के लिए अब इन लोगों को अपनी कम्युनिटी का इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है। यानी ये चीज इनकी कम्युनिटी से होकर आती है कि ये मुस्लिम है तो ये मिलेगा, ये हिंदू है तो इसे ये मिलेगा। इस चीज को लेकर अब कांग्रेस परेशान थी। द डिसीजन ऑफ पार्टीशनिंग इंडिया। इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल assembly were held in 1937 by the Government of India Act 1935. Congress came out with good results, the League did not. A Congress ministry was formed in Muslim majority Punjab, Bengal, Assam, northwestern provinces and Sindh. In the Lahore session 1940 of the Muslim League, Muslims were formally announced to be a separate race. The same year, Jinnah wrote in support of the two-nation theory. The demand for a separate state had not yet come up. Rather, demand for Hindu-Muslim equality in the Legislative Council assumed importance. Jinnah's argument was that in future the Muslim race could not be ignored while taking a constitutional decision. अब हम देखें कि किस तरह से ये डिसीजन आता है कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाएगा। 1937 को इंडिया के प्रोविंस में जितने भी प्रोविंशियल एरियाज थे, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनके लिए इलेक्शंस हो रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत 1937 को प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शंस कराए जा रहे थे। कांग्रेस को अच्छा नतीजा मिला और वहीं मुस्लिम लीग को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, यानी कांग्रेस के ज्यादा नेता इस इलेक्शन में जीते और इसीलिए कांग्रेस मिनिस्ट्री बन गई। और जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी जो प्रोविंशियल एरियाज थे इंडिया के, जैसे कि पंजाब, बंगाल, असम, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और सिंध, इन सभी जगहों पर कांग्रेस की मिनिस्ट्री बन गई। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में मुस्लिम्स को एक अलग रेस की तरह अनाउंस कर दिया गया कि मुस्लिम्स इन सबसे अलग हैं। और इसी साल जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए लिखा। सेपरेट स्टेट की जो डिमांड थी वो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं रखी गई थी, बल्कि हिंदू मुस्लिम की इक्वालिटी के ऊपर जोर दिया जा रहा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और तभी जिन्ना कहते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मुस्लिम जाति को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेने के टाइम में। इन दिस अनाउंसमेंट इन 1940 लॉर्ड लिनलिथगो promised the Muslims that if there was an understanding between India and Britain, Muslims would be given full protection. Both the Congress and the League had refused the proposals of Cripps Mission 1942. On 8th August of the same year, the Quit India movement started. The League was opposed to the movement. When the majority of Congress leaders were in jail, the idea of Pakistan was largely propagated. It was openly said that to support the League was to support Islam. Many newspapers controlled by Muslims lent support to the claim of founding Pakistan. Congress leader C. Rajagopalachari presented the proposal of a pact to Jinnah in 1944. Jinnah refused it because it did not contain direct recognition of Pakistan. In the Simla session 1945, the League declared itself to be the representative of all Indian Muslims. Congress protested against this claim. In 1945, the League and Congress met in Simla under Lord Wavell's leadership. The meeting was unsuccessful because Jinnah was firm in his position. Different sections of the Muslim community began to respond positively to the idea of being separate. Pakistan to the professionals and the merchants meant freedom from Hindu competition. The peers and the ulemas too gave support and religious validity to Pakistan. Lord Linlithgow ने 1940 में एक अनाउंसमेंट की और मुस्लिम्स को ये प्रॉमिस दिया कि अगर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में तो फिर हम मुस्लिम्स को पूरा सपोर्ट करेंगे। दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर क्रिप्स मिशन जो कि 1942 को भारत आया था उसे मानने से मना कर दिया। 1942 में ही 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। मुस्लिम लीग इस मूवमेंट को
मुस्लिम लीग इस मूवमेंट को नहीं करना चाह रही थी, वो उसे अपोज कर रही थी। और जब कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, पाकिस्तान की जो आइडिया थी उसको ज्यादा हवा मिलने लगी और ये कहा जाने लगा खुले तौर पर कि मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना मतलब कि इस्लाम को सपोर्ट करना। बहुत सारे न्यूज़पेपर जो कि मुस्लिम्स के कंट्रोल में थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान को बनाना चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर थे सी राजागोपालाचारी, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के प्रपोजल को, जो टू नेशन थ्योरी का जो प्रपोजल था, उसे वो 1944 में सबको दिखाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। और जिन्ना ने ये मना कर दिया कि इसमें पाकिस्तान बनाने के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है। और 1945 के शिमला सेशन में मुस्लिम लीग ने ये ऐलान किया कि मुस्लिम लीग जो है पूरे इंडियन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी पूरे इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने इस ऐलान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और 1945 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस शिमला में मिलते हैं और इसके नेता होते हैं लॉर्ड वॉवेल्स। और ये मीटिंग फेल हो जाती है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपनी बात पर अड़े रहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के जो अलग अलग सेक्शन थे, अलग अलग लोग थे जो वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अलग होने के इस आइडिया को वो लोग सपोर्ट करते हैं और इनके लिए पाकिस्तान बनना ऐसा था कि वो लोगों को अब हिंदू से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज को लेकर। और मुस्लिम्स के जितने पीर और उलेमास थे उन लोगों ने भी पाकिस्तान के बनने को सपोर्ट किया। इट शुड बी नोटेड दैट द लीग डिड नॉट रिप्रेजेंट ऑल द मुसलमान्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन बंगाल A.K. Fazlul Huq's Krishak Praja Party spoke for both Hindu and Muslim. After a lot of considerations, the League and Congress finally accepted Lord Mountbatten's partition plan in June 1947. According to that plan, two separate frontier commissions were formed for the partition of Punjab and Bengal. Each commission had two members from both the League and Congress. Sir Cyril Radcliffe, renowned British lawyer, was appointed president to both the committees on 27th June 1947. He assumed charge on 12th July. Very quickly, he formed the map of partition, which was known as Radcliffe Line. This partition map destroyed the lives of numberless people. Radcliffe Line was made out with utter irresponsibility. Radcliffe had no direct experience of India. Radcliffe made out the map of several regions which he had not even seen with his eyes. On top of everything, the opinion of the people of Bengal and Punjab was never sought. Whether all the common people were in favor of partition was never asked. It was enough for the British government that the Congress and the League had agreed to the partition. In consequence, even as power changed hands, vicious riots and homeless life darkened India's independence. यहाँ देखा गया कि मुस्लिम लीग जो है पूरे इंडिया के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। बंगाल में A.K. फजलुल हक का कृषक प्रजा पार्टी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बात करता है। बहुत सारे कोशिशों के बाद लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर लॉर्ड माउंटबेटन की जो पार्टीशन प्लान था, जो कि उन्होंने जून 1947 को दिया था, उसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस लॉर्ड माउंटबेटन के पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंगली दो सेपरेट फ्रंटायर कमीशंस बनने थे और पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया जाना था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में से दो मेंबर्स थे इस कमीशन को बनाने में। सर साइरिल रेडक्लिफ, जो कि एक जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे, उन्हें इस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था 27 जून 1947 को। ये दोनों कमेटी क्या थे? ये दोनों कमेटी थे फ्रंटायर कमीशंस। एक था इंडिया के लिए फ्रंटायर कमीशन और एक था पाकिस्तान के लिए फ्रंटायर कमीशन। बहुत जल्दी ही उन्होंने एक पार्टीशन की लाइन बनाई, मैप बनाया, जिसके अकॉर्डिंगली उनका पार्टीशन किया जाना था इंडिया और पाकिस्तान का, और जिसे इस लाइन को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये जो पार्टीशन लाइन बनाई गई थी रेडक्लिफ लाइन में, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। रेडक्लिफ इंडिया को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे, तो उन्होंने जो नक्शा बनाया था वो बस थोड़ी बहुत नॉलेज से ही बना दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने ऐसी जगहों के लिए नक्शा बनाया जिन्हें कि वो खुद से जाकर देखे भी नहीं थे उस जमीन के हिस्से को, कि वहाँ घर है या नहीं है, वहाँ लोग रहते हैं। वो बस ऐसे ही पेपर पे नक्शा बना दिया। और इन सबसे ऊपर बंगाल और पंजाब के लोगों से तो पूछा ही नहीं गया कि उनकी राय क्या है।
क्या सभी लोग इंडिया का बंटवारा चाहते हैं या नहीं, ये उनसे पूछा ही नहीं गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बस इतना ही काफी था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टीशन चाहती है और उनके हिसाब से पार्टीशन हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। इसका नतीजा ये होता है कि जब अंग्रेजों के हाथ से पावर चली जाती है और इंडियन लीडर्स और पाकिस्तान में पाकिस्तान लीडर्स भी शासन करना शुरू कर देते हैं, तभी भी बहुत सारे लोग बेघर और बहुत सारी जो लोगों की जानें चली जाती है और इंडिया का इंडिपेंडेंस वो खुशी वाला नहीं होता है बल्कि अंधकार वाला हो जाता है।